दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब आप देख ही सकते हो कि रिजल्ट भी जल्द हमारे सामने आने वाला है और बिजनेस तो लगातार अच्छा बढ़ ही रहा है। आप देख ही सकते हो कि एक के बाद एक काफ़ी बड़े ऑर्डर इनको मिल रहे हैं और यहाँ पे बिजनेस रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा नए बीड के माध्यम से इनको काम मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने के कगार पे खड़ा है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसके फंडामेंटल को जानेंगे और आने वाले समय क्या संभावना उसको देखेंगे। यहाँ पे एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई, इनके डायरेक्टर की कुछ यहाँ पे बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी मिली है। इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ IRFC की बात करें तो Q2 का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। रिजल्ट में कुछ कमी रह गई है, प्रॉफिट कम जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला फ्राइडे के कारोबार में। लेकिन अब मंडे से फिर से पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि वाकई में कंपनी मजबूत है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस गिरावट का फायदा उठा के? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइडे को 64,363 के स्तर पे क्लोजिंग दी है बाजार ने। 282 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.44% अप पर क्लोजिंग दी है। काफ़ी शानदार बाजार में पॉजिटिव माहौल बना है। आप देख सकते हो कि अब बाजार फिर से थोड़ा सा रौनक में आ चुका है और इसके पीछे जो वजह है कि FI की बिकवाली कम हुई है। अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन FI ने 7,739 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,751 करोड़ की बिकवाली की। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो मात्र 12.43 करोड़ है। ये बहुत छोटी अमाउंट है और देख सकते हो कि ये अमाउंट देखे लग रहा है कि जल्द ही बायर बन जाएंगे, बाजार में खरीदारी शुरू कर लेंगे FI फिर से, क्योंकि आंकड़ा लगातार गिरा है। देख सकते हो कि 1 नवंबर को जहाँ पे उन्होंने 1800 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी, 2 नवंबर को 1200 करोड़ के आसपास थी, वो 12 करोड़ तक आ गई है। ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम DI की बात करें, DI लगातार खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने 7,932 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,530 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 402 करोड़ का पॉजिटिव है। तो DI का साथ मिल रहा है, इसका मतलब बाजार ठीक लग रहा है इस समय। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, क्लोजिंग 154 के आसपास रही, जहाँ पे 0.097% की तेजी थी। तो कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है, बड़ी तेजी तो नहीं बनी, लेकिन आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। वैसे स्टॉक ने पिछले एक साल में लोगों को मालामाल कर दिया है, 234% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक 46 के आसपास था, इस समय 154 के आसपास है, तो रिटर्न बहुत ही बेहतर है। अब यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उनके डायरेक्टर की पोस्ट में कुछ बदलाव हुए, जिसकी लिस्ट इन्होंने जारी की है। तो यहाँ पे देख दो कि AK खंडेलवाल जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेलवे बोर्ड के और साथ में देख सकते नॉमिनी डायरेक्टर थे बोर्ड के अंदर, उनको रेल विकास निगम लिमिटेड में अब प्रमोट किया गया और वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे अब आ चुके हैं। तो 1/11/2023 से उनका यहाँ पे कार्यकाल शुरू होगा। अब यहाँ पे कंपनी के बोर्ड और डायरेक्टर को देखें तो आपको सबसे ऊपर प्रदीप गौर दिखाई देगा, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के। इसके बाद में मिस्टर विनय सिंह जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा राजेश प्रसाद जो डायरेक्टर ऑपरेशंस है। इसके अलावा संजीव कुमार जो डायरेक्टर फाइनेंस है और साथ में CFO भी है कंपनी में। इसके अलावा देखें तो अनुपमा बैन जो डायरेक्टर। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे धनंजय सिंह दिखाई देगा जो पार्ट टाइम ऑफिस डायरेक्टर है। इसके अलावा MV नास्तेन जो यहाँ पे देखें तो पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है। इसके अलावा अनुपम मलिक जो पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है। तो ये डायरेक्टर पोस्ट पे अलग अलग आप दिखेंगे जो मैनेजमेंट में है। अब कंपनी के Q2 के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है, 9 तारीख इसी महीने की कंपनी अपना रिजल्ट देने जा रही है और रिजल्ट की संभावना पॉजिटिव बनेगी, कुछ और बड़े अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। वैसे अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहे हैं। देखो कि सितंबर 2022 में जहाँ पे इनका सेल्स 4,909 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 5,572 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है सेल्स। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 316 करोड़ के आसपास था सितंबर 2022 में, जो जून में बढ़ के 349 करोड़ तक पहुंच गया है। अदर इनकम की बात करें तो 301 करोड़ के आसपास थी सितंबर 2022 में। जून में अदर इनकम यहाँ पे कुछ कम हुई है, यानी 289 करोड़ के आसपास थी अदर इनकम। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर 2022 में 381 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में घट के 343 करोड़ के आसपास आए। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। बाकी आप देख सकते हो कि बिजनेस बड़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने IRFC के रिजल्ट में देखा है। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन बेसिस पे कुछ कमी रह गई है। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी शानदार है। मार्केट कैप 32,099 करोड़ के आसपास है। फिलहाल कंपनी नवरत्न बन चुकी है। करंट प्राइस की 154 की है।
लो अगर आप देखें तो 43 का और हाई 199 का। बहुत ही ज़बरदस्त इसने तेजी बताई और ऊपर के लेवल से इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। स्टॉक का पी 21.90 का है, बुक वैल्यू इसकी 35.10 की है और 1.38% का कंपनी डिविडेंड भी दे चुकी है। ROC इसका 17.8% है और ROE 20.8% है। इसके अलावा फेस वैल्यू 10, तो देख सकते हो कि फंडामेंटल्स के काफ़ी शानदार है। ऐसे में आप देख सकते हो कि लगातार जो ऑर्डर मिल रहे हैं, काफ़ी बिजनेस अच्छा है और अब समझ सकते हो कि आने वाले समय में 2027 तक के लिए इनकी ऑर्डर बुक फुल है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर है। ऐसे में आने वाले समय इनका रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा, तो ये मौका अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। इस समय खरीदारी करें, आने वाले समय ये आपका स्टॉक मालामाल कर सकता है। अब चलते हम IRFC की तरफ। 72.15 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.23% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार तेजी में था, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट हुई क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर रह गया। उतनी कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन एक बाजार में एक सेंटीमेंट बन जाता है कि रिजल्ट कुछ कम रह गया, उस हिसाब से गिरावट हुई है। मंडे से स्टॉक फिर से बाउंस बैक दे सकता है। इसके रिटर्न को देखें तो जब से IPO आया इसने 190% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से भी 190% का पॉजिटिव रिटर्न है, क्योंकि अब तो इसको IPO का आके 2-3 साल ही हुआ है। लेकिन पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो इसने 216% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी आप देखो जिसने भी निवेश किया है उसके पैसे डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुए। 3 मंथ के हिसाब से भी इसने 61% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 5.81% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से भी 1.23% की गिरावट है। तो पिछले 1 महीने में यहाँ पे देखे तो करेक्शन आया है। वैसे 92 तक स्टॉक जाके आया। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इस बार बेहतर रहा है, कमी थोड़ी रह गई है, वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर सेल्स देखें तो लगातार बढ़ा ही है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 6,218 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 6,767 करोड़ तक पहुँच गया। तो काफ़ी शानदार तरीके से सेल्स बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है। 6,188 करोड़ के आसपास था दिसंबर 2022 में, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 6,733 करोड़ तक पहुँच गया है। काफ़ी शानदार तरीके से सेल्स के साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो इसमें अदर इनकम इसकी खास इस बार कुछ हुई नहीं है, 1 करोड़ की ही अदर इनकम है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में 1,633 करोड़ के आसपास था, जो इस बार 1,550 करोड़ के आसपास रह गया है। तो नेट प्रॉफिट कम हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा RVNL में हमने देखा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रदर्शन अच्छा है, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, तो आने वाले समय इसका संभावना पॉजिटिव बनेगी। यहाँ पे इसकी पेयर कंपनियां देखें तो आपको बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे जिनकी प्राइस काफ़ी ऊपर है। IRFC जिसकी प्राइस इस समय 72 के आसपास है, लेकिन बजाज होल्डिंग्स जिसकी प्राइस 6,922 की है, श्रीराम फाइनेंस जिसकी प्राइस 2013 की है, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फर्म जिसकी प्राइस 1,134 की है, बजाज फाइनेंस जिसकी प्राइस 7,411 के आसपास है। तो जिसकी इसकी पेयर कंपनियां उनकी प्राइस आप देख रहे हो कि 4 डिजिट में है और वो प्राइस बहुत ऊपर है। तो ऐसे में आने वाले समय IRFC में बहुत सारा पोटेंशियल है, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। यानी इस समय निवेश का बिल्कुल सही मौका है, ये 4 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय गिरावट का फायदा उठा के निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।